हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th विज्ञान विषय का छठा चैप्टर। जैसा कि आप लोगों के मैंने क्लास 6 क्लास 7th के एनसीईआरटी के जो है चैप्टर क्लियर आपके करा दिए हैं, आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। ठीक है, अब हम क्लास 8th का जो है 5 चैप्टर मैंने करा दिए थे, पर किसी कारणवश यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लग गया। उसके बाद जो है हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे विज्ञान विषय का। बहुत अच्छा चैप्टर है, जंतुओं में जनन के बारे में आप लोगों को जानने को इसमें मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग पूरा जो है पूरा लेसन समझिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और बेल आइकन जरूर दबा लिया करो, ताकि आपको जो है वीडियो बराबर टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, चलिए छठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जंतुओं में जनन। आप लोगों के सीटेट एग्जाम, रीट मेंस एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं, ज़्यादातर विज्ञान विषय जो है आपके आता ही है। और अगर आप ताल्लुकात रखते हैं विज्ञान विषय से या फिर क्लास 8 से, तो आप लोगों को जो है पूरा एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। जंतुओं में जनन यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, आपने पाचन के बारे में पढ़ लिया, परिसंचरण के बारे में पढ़ लिया और श्वसन प्रक्रम में बारे में जो है आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, आप पौधों में जनन के प्रक्रम में विषय में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधा कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, अंकुरण, परागकण जो भी है आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, अब जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? जैसे कि आप लोग मानते होंगे कि वंश बढ़ाने के लिए जनन करना बहुत जरूरी है। समझ गए आप बात को? तो देखो, जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते हैं तो क्या होता। अगर जीव प्रजनन नहीं करते तो एक समान जो अपने जीव है वो उत्पन्न नहीं हो पाते, जीव उत्पन्न नहीं होते तो वंश नहीं बनते, वंश नहीं बनते तो ये परिवार जो आप लोग देख पाते हैं, पूरी इतनी सारी जनसंख्या है, ये कहाँ से आई है? ये जनन के थ्रू ही तो आप लोगों को देखने को मिलती है। बहुत सारी बार अपन जनन मतलब जो है कभी बच्चे पैदा होते हैं, समझ रहे हो बात को? बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपन कहते हैं कि अपने पापा को गया है, मम्मी को गया है। तो ये क्या होता है? दर बदर जो है अपने ही वंश बढ़ाने के लिए जो है जनन किए जा रहे हैं। जनन करने के बाद जो है आप लोगों के जो है समान जो जाति प्राप्त होती है, उसी के लिए यहाँ पर जो है मनुष्य में जनन, जीवों में जनन का विशेष महत्व है। ये बात आपके समझ में आगे होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर हो जाएगी, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, आप पिछली कक्षा में पौधों के जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। अब पहले पादपों के बारे में पढ़ा था अपन ने, अब अपन जनन की विधियां जो है जीवों में जनन वो पढ़ेंगे। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 6.1 में बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये रही सारणी 6.1, जिसमें मनुष्य यहाँ पर है, इसके बच्चे को कहा जाता है शिशु। बिल्ली के बच्चों को क्या कहा जाता है वो आपको लिखना है। कुत्ते के बच्चों को क्या कहा जाता है? पिल्ला। तितली के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। मेंढक के बछड़े को कुछ और कहते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सर्च करके भर दीजिएगा। जनन की विधियां। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 6.1 में बढ़ने के आपको कहा गया है, जो कि आप लोगों ने अभी देख लिया। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली, कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? ठीक है, बिलोट और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो लैंगिक जनन विधि होती है, एक अलैंगिक जनन विधि यहाँ पर होती है। अब देखो, लैंगिक जनन की हम बात करेंगे तो कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। अब जो पढ़ लिया ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। स्मरण करने का आपको बस प्रयास करना है कि हाँ आपने पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें उसमें थी, ये आपको याद होना चाहिए।
आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर और मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर और मादा युग्मक बनाते हैं जो संलेहित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज यानी कि जोड़ा, समझ रहे हो? यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। यानी कि देखो, नर के जो गुणसूत्र है, मादा के गुणसूत्र है, जब इन दोनों के युग्मनज होता है, मतलब कि जब भी जो युग्मनज की क्रिया होती है या रिप्रोडक्शन जनन की जो क्रिया होती है, उसके दौरान एक नया जीव उत्पन्न होता है जो माता और पिता के दोनों के गुणों से मिलान करता हुआ ही नया जीव उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनता है। इस प्रकार का जो जनन है जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना? जिसमें नर और मादा दो यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिनके युग्मनज के दौरान ही लैंगिक जनन होगा। इनके संलयन से लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जस्ट इनका उल्टा है, वह भी देखने को मिलेगा। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाते हैं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करते हैं। अब देखो, नर जनन अंग। देखो, नर जनन अंगों में एक जोड़ा क्या होता है? वर्षण होता है। 2 शुक्राणु नलिकाएं और एक शीशन लिंग होता है। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है? चित्र 6.2 में आपको अभी चित्र भी दिखाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है ना? 6.2 में दिखाए जिसमें शुक्राणु का चित्र दिखाया गया है। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं परंतु प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हम शुक्राणु में कोशिकाओं के सामान्य घटक पाए जाते हैं। शुक्राणु में जो है कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? सामान्य घटक पाए जाते हैं। पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझा देता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है, वर्षण क्या होते हैं, शीशन क्या होता है। अब देखो, यहाँ पर जो ये आपको गेन टाइप में दिख रही है संरचना, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है? ये दोनों चीज़ें होती है वर्षण। ठीक है ना? ये दोनों चीजें आपकी वर्षण होती है। वर्षण के बीच में जो है आपका ये शीशन भाग जो है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा शीशन है ना? और इसके जो साइड में ये जो नलिकाएं निकल रही है उसको कहते हैं शुक्राणु नलिका। ठीक है? ये पूरा मूत्राशय और यहीं पर जो है शुक्राणु जनन की मतलब शुक्राणुओं की जो क्रिया है, शुक्राणु बनने की जो क्रिया है वो यहीं पर होती है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना? पुरुषों में ये सारी चीज़ें पाई जाती है, अच्छे से आप लोगों को पता होगा। ठीक है? इसके बाद ये आपको देखने को मिल गया मानव में नर जननांग, ये तो क्लियर हो गया आपके। अब हमने बात की थी शुक्राणु। अब देखो, इस शीशन के थ्रू ही आप लोगों को शुक्राणु बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना? जहां पर आप लोग टॉयलेट करते हैं उसी छिद्र के थ्रू आप लोगों को शुक्राणु दिखाई देते हैं, स्पर्म दिखाई देते हैं। समझ रहे हो बात को? बहुत छोटी सी होती है सारी संरचना, पर आपको शुक्राणु यहाँ पर देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में समझा देता हूँ। इसमें भी 3 भाग होते हैं। जैसे कि आप खुद को एनालाइज करो कि खुद के जो शरीर में ऊपर की तरफ आपका सिर भाग है, बीच में आपका मध्य भाग है जो पेट वेट है, नीचे आपकी पूंछ यानी कि पैर आप मान सकते हैं। इसी टाइप से शुक्राणु में भी सिर वाला जो भाग है वो ऊपरी भाग है, बीच वाला जो भाग है वो मध्य भाग है और नीचे वाला भाग है जो पूंछ भाग होता है। जो सिर वाला भाग है उसका बहुत ही किरदार होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, जनन होता है, ये सारी चीजें होती है। समझ रहे हो ना? तो उसके थ्रू यहाँ पर जो है काम में ली जाती है मानव शुक्राणु। देखो, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है वो तो आपको आगे पता चलेगा। अभी आप फिलहाल यहाँ पर देखो। अब नर जननांग को पढ़ लिया अपन ने, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मादा जननांग को भी पढ़ना पड़ेगा। मादा जननांग में एक जोड़ी तो अंडाशय पाए जाते हैं आपके नहीं, मतलब कि जो फीमेल वर्जन है, जो महिलाएं हैं उनमें ये चीजें होती है। नर में नर जो वाली चीजें होगी, पुरुष में, है ना? ये इस टाइप से मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ये जो चीज है दोनों तरफ, ये होती है अंडाशय और इसके ऊपर जस्ट ऊपर है वो है अंडवाहिनी। और ये जो बड़ा सा भाग आपको दिख रहा है ये है गर्भाशय, है ना? गर्भाशय। और यहीं पर ये योनि भाग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना? ये तो है मानव नर जननांग और इसके ही जस्ट इधर है मानव मादा जननांग। इन दोनों के युग्मनज की क्रिया के दौरान ही जो है शिशु का जन्म होता है। ठीक है?
आप सभी, हम सभी जानवरों में, पादपों में, सभी में ज़्यादातर चीज़ें यही होती है। पादपों में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती है, बल्कि जो है जंतुओं में और जो नर जाति है उनों में सब में इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मादा जननांग के बारे में आपने क्या सीखा कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, अंडवाहिनियाँ जिनको डिंब वाहिनी भी कहते हैं, और गर्भाशय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु यानी कि डिंब कहते हैं। अगर मादाएं युग्मक जो है उत्पन्न करती है उन्हें कहते हैं अंडाणु। अगर अलग बात करें तो डिंब भी इनको कहते हैं। 6.4 यहाँ पर आपके चित्र है, देखो इसमें ये होता है पूरा मानव अंडाणु। ठीक है, इसका जो बीच वाला भाग है इसको केंद्रक कहा गया है, बाकी पूरे पोर्शन को यहाँ पर अंडाणु कहा गया है। मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। चित्र 6.4 आपने देखा, मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। यहाँ पर बात ये की गई है कि जो महिलाएं होती है उनमें उनके हर महीने जो है दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय का यहाँ पर जो है एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का क्या होता है, विकास होता है। मतलब कि वहीं पर जो है बच्चे का जन्म यानी कि बच्चे का जो है निर्माण या जो भी आप लोग समझे विकास वहीं से होता है। कहाँ से? गर्भाशय से। ठीक है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी जो रहता है ना एकल कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। ठीक है, यहाँ देखो आप लोग ध्यान से देखो, भूजों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे में, शत्रुमुर्ग के अंडे में सबसे विशाल होता है शत्रुमुर्ग का अंडा। अब यहाँ निषेचन समझो, सीधी सी बात है कि एक नर वर्जन है, एक फीमेल वर्जन है यानी कि मादा वर्जन है। दोनों के बीच जो भी लैंगिक क्रिया होती है उसके दौरान भ्रूण का जन्म होता है। ठीक है ना, इसी को अपन कहेंगे निषेचन। देखो ध्यान से सुनना, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु होता है और अंडाणु का संलयन होता है। जनन प्रक्रम के दौरान जैसा मैंने बताया एक नर एक मादा, इसका जो है शुक्राणु वर्जन अंडाणु वर्जन। ठीक है, शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है। अंडाणु आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से गोल होता है। ठीक है, अब ये शुक्राणु आपको दिख रहे होंगे, ये शुक्राणु की संख्या लाखों में होती है। लाखों में का मतलब एक दो शुक्राणु ही यहाँ पर जो है इसको फर्टिलाइज कर पाता है इस अंडाणु को, और तभी जाकर जो वो शुक्राणु रहता है वही आगे जाके एक भ्रूण बनता है। जैसे आप हैं, हम हैं, बहुत सारे हैं ना, इसी टाइप से आप लोगों का जन्म हुआ है। समझ गए बात को? चलिए, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक है, चित्र 6.5 अभी मैंने दिखाया। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं, देखो ये रहा, इस टाइप से युग्मनज बनते हैं आपके। शुक्राणु अंडाणु यहाँ पर आ गए हैं, है ना। तो ये देखो, ये पूरा डायग्राम मैंने बता ही दिया था आपको। अब चलिए, क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नई वेष्टि का आरंभ है, यानी कि एक नया जन्म होने वाला है। आप समझ रहे हो, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री यानी कि जो माँ है उसके अंडाणु, नर जो पिता है उसके शुक्राणु का यहाँ पर जो है संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से आते हैं, कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। देखो, जब भी आपका जन्म होता है ना, किसी भी बच्चे का जन्म हो रहा है आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में, कहीं भी आप मान सकते हैं, तब आप लोग देखते होंगे कि ये बच्चा जो है अंकल जी की तरह लग रहा है, यानी कि पिताजी को गया हुआ है। या फिर आप बोलते हैं कि ये तो मेरी दादी को गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो सारी प्रोसेस इसी के थ्रू होती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पिता से, जैसे आपके दादाजी है, दादी जी है, उनसे आपके पिताजी का जन्म हुआ, माता जी का के नाना नानी से जन्म हुआ, इस टाइप से ये चीज़ें चलती जाती है। और फिर आपका जन्म होता है, फिर आपसे भी आपकी वाइफ आएगी, फिर और किसी बच्चे का जन्म, इस टाइप से ये पूरा प्रोसेस होता है, जो कि निषेचन के दौरान ही सारी चीज़ें होती है। भ्रूण का जन्म जो है आपका निषेचन के थ्रू ही होता है।
चलो, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मां के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से आते हैं और कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उसमें कौन से लक्षण माता से हैं और कौन से लक्षण पिताजी से। मान लो किसी के पिताजी लंबे हैं तो बच्चे लंबे हो जाते हैं। मान लो किसी के बच्चे छोटे रह जाते हैं तो उसकी माताजी छोटी रह गई हो। ऐसे गुण यहाँ पर आते रहते हैं और वंशानुगत होते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। मतलब देखो, बहुत सारी बार क्या होता है, ऐसे जंतु भी होते हैं जो पानी में क्या करते हैं, अंडे दे देते हैं। नर जो है शुक्राणु, मादा शुक्राणु बाहर पानी में ही संपर्क हो जाता है, तो इसे कहते हैं बाह्य निषेचन। और जैसे कि मान लो किसी की जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में या फिर जो अंडाणु शुक्राणु के मिलन होता है, तो वो क्या है, आंतरिक निषेचन होता है ना। तभी जाके भ्रूण का निर्माण होता है। आप देखते होंगे महिलाओं में गर्भ के दौरान आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, तो उसी के दौरान यहाँ पर वो चीज़ क्या होगी, आंतरिक निषेचन। बाहरी तौर पर हो जाए तो बाहरी निषेचन और आंतरिक तौर पर होए तो आंतरिक निषेचन। बाकी डेप्थ में आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है। सभी के आस पड़ोस में, घर में, परिवार में ये चीज़ें चलती रहती है। तो आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा बहुत सारी बार जब आप देखते होंगे कि ये मेरे चाचा का लड़का मेरे पापा को गया है, मेरी मम्मी को गया है, मेरे दादी को गया है, मेरी चाची को गया है, ऐसी चीज़ें होती है नॉर्मल। तो ये क्या होती है, वंशानुगत होती है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कोई लंबा हो जाता है बच्चा, है ना, बड़ा होने के बाद किसी के हाथ पैर मोटे हो जाते हैं, फिर कहते हैं अपन ये तो कि चाचा को गया है, चाचा मोटे हैं तो ये भी मोटा है, ऐसे अपन कहते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश इसमें की गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? परखनली शिशु का मतलब ये होता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, क्योंकि शादी तो होती है 35-40 साल में, तो शुक्राणु काउंट नहीं हो पाते हैं, है ना। फिर निषेचन की प्रक्रिया में बहुत दिक्कत आती है। तो उस टाइम क्या होता है, फिर परखनली का जो है, परखनली के थ्रू यहाँ पर शुक्राणु को अटैच किया जाता है, अंडाणु मिलाए जाते हैं, है ना। इस टाइप से ये सारी चीज़ें होती है, वो आपको आगे जानने को मिल जाएगी। IVF हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? बुझो और पहली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। आपने देखा होगा आसपास बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो मां नहीं बन पाती है, सुना होगा, देखा भी होगा, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर, चिकित्सक ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के साथ एक साथ रखते हैं, कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसमें IVF अथवा इन विट्रो निषेचन होता है, परखनली वाला जो अभी मैंने बोला ही था, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। एक नाम है कि परखनली में बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्टिलाइजेशन जो है परखनली में करा के महिला के जो भी वो गर्भाशय में जो है वो इस तरह की क्रिया होती है, आप समझ गए होंगे। नाम बस इसका परखनली शिशु इसीलिए रखा गया। अब बहुत सारे क्या है, दिमाग लगाते हैं, परखनली में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है ना, वो वाली चीज़ नहीं है। परखनली में यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। महिला अंडाणु और जो पुरुष के जो शुक्राणु है बहुत सारे इकट्ठे करके उनका जो है संलयन कराया जाता है, मिलान कराया जाता है और फिर गर्भाशय में उसको छोड़ा जाता है, ताकि डायरेक्ट जो है महिला को जो है बच्चा लग सके। समझ रहे हो बात? चलो, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि किस प्रकार संपन्न होता है। देखो, बसंत और वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब और मंद गति से बहते हुए झरने का भ्रमण आपको करना है, घूमने जाना है। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को आपको देखना है। अंडों के रंग और साइज को भी आप नोट कर सकते हैं। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक और टोड पोखर तालाब मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब ये देखो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं। मादा सैकड़ों अंडे देती है।
ठीक है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं और ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और इसकी सुरक्षा भी करती है। इस टाइप से आप लोग देखते होंगे। अब आपने देखा होगा बारिश के टाइम में आप सोचते होंगे कि यार इतने सारे मेंढक कहाँ से प्रकट हो गए, ऊपर से टपके होंगे जरूर। मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। जब पानी की बूंदें गिरती है तो ये जो मेंढक वेंढक है जो अपने अंडे ये शुक्राणु अंडाणु अंडाणु बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा सफ़ेद सफ़ेद क्या पड़ा हुआ है, तो वो इनके अंडे ही होते हैं। फिर उनका फर्टिलाइजेशन जो है उस पानी में ही हो जाता है और उस पानी के दौरान बहुत सारे टैं 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 की आवाज़ आपको देखने को मिलती होगी। समझ रहे होंगे ना बात को। चलो, मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्ट हुआ था जब आंतरिक निषेचन अपन पढ़ रहे थे, तभी मैंने बाह्य निषेचन बता दिया था आपको, तो आपको आइडिया हो गया होगा। ये किस किस में होता है? मछली में, स्टार पीस में, मेंढकों में, इन सभी जलीय प्राणियों में ये सारी चीजें होती है, यानी कि बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन आपने देखा कुत्तों में होता है, बिल्लियों में होता है, मादाओं में होता है ना, इन सभी में। और बाह्य निषेचन मछली, मेंढक, स्टारफिश, इनों में। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है? अब ये दो जो बूजो और पहेली नाम के दो आपको शख्स दिख रहे हैं, इन्हीं के दौरान ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो इनके दिमाग में खुराफाती आइडियाज आ रहे हैं ताकि आप लोग लेसन को समझ सके, पाठ को समझ सके। ठीक है। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु, वर्षा से प्रवाहित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिका और शुक्राणुओं को बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किए जा सके। अब आप सोचते होंगे लाखों अंडे हैं, लाखों शुक्राणु हैं, तो ये सारे ही क्यों फर्टिलाइज नहीं होते, सारे ही क्यों ये निषेचन नहीं कर पाते? देखो, जिनकी गति स्पीड ज़्यादा होती है वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, और जो टाइम के अभाव में फर्टिलाइजन की जिनों की उम्र हट जाती है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। वरना ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु हो जाएंगे, है ना। कुछ यहाँ पर चुनिंदा ही हो पाते हैं सक्सेस। चलिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय के ऊपर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है रोम रहते हैं, यानी कि बाल वाल रहते हैं। सभी के जननांगों में, नर हो मादा हो, सभी के यहाँ पर बाल, हेयर जो है होते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है ना। इसके दौरान आप लोगों को यहाँ पर गर्भाशय देखने को मिल रहा है और यहाँ पर रोपित भ्रूण है, यानी कि यहाँ पर निषेचन की क्रिया होगी। फिलिपिन ट्यूब वगैरह में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। यहाँ देखो, ये है अंडाशय और ये युग्मनज है, और यहाँ रोपित भ्रूण है और यहाँ अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है। इस टाइप से आप लोगों ने देखा कि युग्मक का बनना, युग्मक में भ्रूण का विकास और कोशिका का पिंड रोपण। यहाँ पर देखो, ये कोशिका का पिंड रोपण है, और ये जो आपको चीजें दिख रही है ये भ्रूण का गर्भाशय में रोपण हो रहा है। यहाँ पर भ्रूण जो है गर्भाशय में रोपित हो रहा है। ये सारी चीजें थी। अब पढ़ लेते हैं। एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होने लगती है और विभिन्न ऊतकों, अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, अभी मॉडर्न ज़माने के हिसाब से बहुत सारी एक्टर्स, एक्टरनियाँ, बहुत सारे नॉर्मल फैमिली भी आजकल जो है डिलीवरी के टाइम जब पेट फूल जाता है, बच्चे का जब विकास होने लगता है, तो बहुत सारी ये चीज़ें दिखाती है कि हाँ ये है ना, ये बच्चा यहाँ पर है। तो वो क्या होता है, वो अंदर का प्रोसेस वहाँ पर चालू हो गया है और वो बच्चा क्या है, विकास कर रहा है। उसके थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है पनपने लग रही है। इस वजह से जो पेट है वो फूल जाता है महिलाओं का, और उसी को कहते हैं हम भ्रूण। आपने देखा होगा कि भ्रूण का विकास हो रहा है। समझ गए? भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, जैसे कि उसके हाथ बनेंगे, पैर कभी भी आपने बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तब देखना उसके हाथ कितने कोमल कोमल से, सॉफ्ट से रहते हैं, बिल्कुल बहुत मस्त से,
है ना। तो आप ये एनालाइज करने के लिए कहीं भी आपके परिवार में फैमिली परिवार एक ही है या फिर कहीं भी जहाँ पे आपको दिखे, छोटे बच्चों को जरूर देखना, उनके हाथ देखना कितने सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाती है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। जो भ्रूण था, भ्रूण के दौरान तो क्या होता है, पूरी प्रोसेस चलती है, और गर्भ जो रहता है वो प्रोसेस जो आपको पेट के दौरान बाहर दिखता है वो गर्भ होता है पूरा का पूरा, है ना। गर्भ का विकास इस टाइप से पूरा बच्चा बनने के दौरान ये सारी चीज़ें होती है। फिर यहाँ पर जो है यहीं के इसी मार्ग के थ्रू यहाँ पर बच्चे का जन्म होता है। बहुत सारी बार बच्चा क्या है, ये आड़ा टेढ़ा होता है, इधर उधर होता है, तो उस कंडीशन में माँ के पेट पर चीरा लगाकर भी बच्चे की डिलीवरी की जाती है। आपने सुना ही होगा कि कभी कौन सा ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें होती है जो आपके आगे क्लासों में पढ़ोगे। अगर आप इसी चीज़ में इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ेंगे, नीट वगैरह, MBBS वगैरह, गायनिक वगैरह में जाओगे तो वहाँ ये चीज़ें पूरी समझ में आएगी। अभी जो है नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से ही मैं आपको समझा देता हूँ, वरना आप सोचेंगे कि क्या चल रहा है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। मुर्गी में चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता करते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इससे नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत होती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लग जाता है। जो मुर्गी का अंडा है उसको चूजा बनने में 3 सप्ताह का समय लग जाता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद ही चूजा बाहर आता है। आपने देखा होगा जब भी मुर्गी अंडे देती है तो उस अंडों पे जो घोंसला टाइप रहता है उसी में वो ऊपर दबक के बैठी हुई रहती है। उसके दौरान उन्हें हीट मिलती है, ऊष्मायन की क्रिया होती है और बच्चे 3 सप्ताह के अंदर जो अंडा है उससे चूजा निकल के बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब, झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जरायुज और अंडपरजक जंतु की। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज जंतु। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे कहते हैं जरायुज जंतु। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलापों की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सके होंगे और जरायुज और अंडपरजक में विभेद भी कर सकेंगे। मेंढक छिपकली क्रियाकलाप है। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा स्लब, मुर्गी, कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का आपको प्रयास करना है। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्रित किया है उनके चित्र बनाइए। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे ही नहीं देते। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है जिन्हें जरायुज प्राणी कहते हैं। समझ में आ गया? अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक जंतु कहते हैं। ध्यान रखना ये बातें। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज एवं अंडपरजक जंतुओं के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? शिशु से वयस्क की जो प्रक्रिया है उस पर बात करेंगे। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे से प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। मेंढक के जीवन चक्र को चित्र 6.10 में दर्शाया गया है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं, चरणों का प्रेक्षण दीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं। पहले अंडा होता है, फिर लार्वा बनती है जिसे टेडपोल कहते हैं, फिर वयस्क बनता है। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है।
यानी कि ट्रेडपोल का वयस्क में अंडे से क्या बना, ट्रेडपोल यानी कि लार्वा, फिर उससे क्या बना, आगे क्या बना, आप सोचो ना इस बात को, वयस्क बन जाएगा ना। देखो अंडा बना, फिर ट्रेडपोल यानी लार्वा बना, फिर वयस्क बना। तो वो ये प्रोसेस जो रूपांतरण का प्रोसेस है इसे कहते हैं कायांतरण। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अलैंगिक जनन की अब हम बात करेंगे। लैंगिक जनन में तो यहाँ पर नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी कि अंडाणु शुक्राणु दोनों के दौरान जो है युग्मनज निषेचन जो भी क्रिया होती है उसी प्रकार से भ्रूण गर्भ बनते हैं, फिर बच्चों का जन्म होता है। अब अलैंगिक जनन थोड़ा अलग है, अब उसको पढ़ते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिससे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा हो गया, है ना, सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप अनेक प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाते हैं। यहाँ पर पहले मेंढक की जो आप लोगों की जीवन चक्र है वो देखो। यहाँ पर ए देखो अंडा, ये मेंढक का अंडा है। इसके बाद जो है आरंभिक ट्रेडपोल इस प्रकार से जो है निकलता है, फिर बाद का ट्रेडपोल इस प्रकार से बना और फिर बाद में ये पूरा मेंढक बन गया वयस्क वाला, बड़ा वाला। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा जो है, आपने हाइड्रा देखा होगा, सुना होगा, ये होता है हाइड्रा। अब ये हाइड्रा की मैं आपको क्लियर बता दूं, जो ये लाइन निकल रही है इसको काट के आप अलग कर देंगे तो एक और हाइड्रा बन गया, इसको एक और काटोगे एक और हाइड्रा बन गया। इस टाइप से इसका काम चलता रहता है। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, आवर्धक लेंस और अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई पड़ती है? दिख रही होगी आपको, ये 5-5 ऊपर जो जड़ी बूटियां निकल रही है, ये यहाँ पर ये निकल रही है, समझ रहे हो? इनसे इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपने दिखाई देता है, इसकी तुलना 6.11 से कर सकते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उबार दिखाई दे सकते हैं। यह उबार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। स्मरण कीजिए कि इष्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। इष्ट मतलब कवक में, कवक वक देखी होगी आपने, हरी हरी खेतों के वहाँ पर, कुएं के वहाँ पर देख रखी है ना वो। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के 2 अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं द्विखंड। क्या कहेंगे? 2 संतति उत्पन्न होना मतलब कि द्विखंड है। मुकुलन और द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों, देखो यहाँ पर ये अमीबा है, इसके देखो यहाँ पर 2 विभाजित केंद्र बन गए। इन दोनों को अलग करने के बाद 2 अलग अलग जीवों की यहाँ पर अमीबा में जो है द्विखंडन हो गया है, देखने को मिला आपको। अब डोली की कहानी आपको सुना देता हूँ। एक क्लोन है, भेड़ है। देखो, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। आपने देखा होगा क्लोनिंग क्या होती है? समान उसी की तरह का जो है जीव उत्पन्न करना, वो होती है क्लोनिंग। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मंट और उसके सहयोगी यानी कि एडनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजनिंग इंस्टीट्यूट में की। इन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया, इसका नाम डोली रखा इन्होंने। डोली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था, ठीक है ना, क्लोन है ये। यहाँ पर देखो फिन डोरेट भेड़ है पहले नंबर पर, बी नंबर पर यहाँ पर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है और तीसरे नंबर पे यहाँ पर डोली है। कहने का मतलब यह है 2 अलग अलग जीवों से यहाँ पर डोली का निर्माण हुआ। डोली की क्लोनिंग करते समय फिन डोरकेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि में से एक कोशिका एकत्रित की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई। अंड कोशिका से केंद्र को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्टारविश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया।
अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डोली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डोली को जन्म दिया था, परंतु डोली फिन डोरसेट भेड़ के स्वरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डोली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसे प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अपनी संततियों को जन्म दी अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डोली की मृत्यु हो गई। डोली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए और कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय उनकी विकृतियां होती है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके बताना। जो प्रमुख शब्द हैं उनकी बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन, द्विखंड, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंडपरजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायु जंतु और युग्मनज, ये चीज़ें अपन ने पढ़ी है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने क्या सीखा। इसमें से क्वेश्चन आपके एज इट इज मिलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना, तो ध्यान रखना। जंतु दो विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। नर युग्मज और मादा युग्मज के संलयन द्वारा ही क्या होता है, जनन को कहते हैं लैंगिक जनन। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय मादा के जनन अंग होते हैं और नर के जो है वर्षण, शुक्र, नली और शीशन। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें अंडाणु कहते हैं, ठीक है, अथवा अंड कोशिका कहते हैं। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन और बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। मुर्गी, गाय, कुत्ते में आंतरिक निषेचन होता है। मेंढक, मछली, स्टारफिश में बाह्य निषेचन होता है। युग्मन में अनेक विभाजन होते हैं और भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होते हैं और उनकी वृद्धि और परिवर्धन होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उनके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं तो उसे गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायु जंतु कहते हैं और जो अंडे देकर जंतु को जन्म देते हैं उसे अंडपरजक जंतु कहते हैं। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को द्विखंड कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है इनको करना बहुत ज़रूरी है। 8वीं क्लास के बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर में यहीं से एज इट इज़ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, चाहे आप रीट मेंस के स्टूडेंट हो, सीटेट के हो या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पटवार जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में यहीं से एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। मैं बार बार आपको इसलिए ही बोलता हूँ और ये चैनल आप लोगों के लिए विशेष इसीलिए बनाया गया था। तो आप लोग ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बराबर आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।